नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के परिवार, हमारे इस न्यूज चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं वो वाकई में बेहद खास और आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर आपकी नजर रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हां, हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस समय पूरे देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एफओ से जुड़े लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सुर्खियां ये बन रही हैं कि अब हर महीने पेंशनर्स के खाते में 7,500 की राशि जमा होगी। जी हां, आपने सही सुना। कहा जा रहा है कि एफओ ने अपने पेंशन नियमों में 2026 के लिए जो अहम संशोधन किए हैं, उनकी वजह से पेंशन की राशि में जबरदस्त उछाल आ सकता है। आइए सबसे पहले इसी खबर को विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये 7,500 का आंकड़ा कैसे आया और इसके पीछे एफओ ने कौन सा नियम बदल दिया है। पहली बड़ी खबर, ईपीएफओ पेंशन नियम 2026 में बड़ा बदलाव और 7,500 पेंशन का गणित। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एफओ ने पेंशन योजना 1995 F95 के तहत पेंशन की गणना के तरीके में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। इस बदलाव का सीधा असर उन लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं या जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई बार नौकरी बदली है। अब तक जो नियम था उसके मुताबिक पेंशन की गणना के लिए आपकी सेवा के अंतिम 36 महीनों 3 साल की सैलरी को आधार बनाया जाता था। इतना ही नहीं, ये 36 महीने लगातार होने चाहिए थे। सोचिए, अगर किसी कर्मचारी ने अपने करियर के आखिरी 3 सालों में कोई छोटा सा ब्रेक लिया या बेहतर अवसर की तलाश में इन नौकरी बदली, तो उसकी पेंशन पर क्या असर पड़ता था? उसकी पूरी पेंशन राशि गड़बड़ा जाती थी, उसे कम पेंशन मिलने का डर सताता था। लेकिन अब 2026 के नए प्रावधानों के तहत इस पुराने नियम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब पेंशन की गणना के लिए अंतिम 60 महीनों यानी पूरे 5 साल के औसत वेतन एवरेज सैलरी को आधार माना जाएगा। यानी अब ये देखा जाएगा कि आपके करियर के आखिरी 5 साल में आपको सबसे ज्यादा औसत वेतन किन 5 सालों में मिला, उसके आधार पर पेंशन तय होगी। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी पेंशन उनकी सर्वश्रेष्ठ सैलरी पीरियड पर आधारित होगी। अब सवाल उठता है कि ये 7,500 का आंकड़ा कहां से आया? तो इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है। पेंशन की गणना का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ इस तरह है: मासिक पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा अवधि 70। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह है और उसने कुल 35 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो उसकी पेंशन होगी 15,000 x 35 70 5 25 0 70 7 5 100। बिल्कुल सही समझा आपने। इस फॉर्मूले के मुताबिक ही पेंशन की ये रकम 7,500 बनती है। यानी जिन लोगों की बेसिक सैलरी 15,000 के आसपास है और जिन्होंने पूरे 35 साल या उससे ज्यादा समय तक योगदान दिया है, वे आसानी से 7,500 प्रति माह की पेंशन के हकदार बन सकते हैं।
ये उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिन्होंने लंबे समय तक नौकरी की और जिनकी सैलरी अच्छी रही। 2026 के नए पेंशन नियमों की प्रमुख विशेषताएं, की फीचर्स: एक, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अब 36 महीने की लगातार सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पेंशन का निर्धारण पूरे करियर के सबसे अच्छे 60 महीनों 5 साल के औसत वेतन से होगा। यह बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। 2, न्यूनतम पेंशन की गारंटी, मिनिमम पेंशन गारंटी। नए नियमों में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पात्र सदस्यों को कम से कम 1,000 प्रति माह पेंशन जरूर मिलेगी। हालांकि ये राशि कम लग सकती है, लेकिन ये गारंटी उन लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिनकी सेवा अवधि कम रही है। आगे चलकर सरकार इस न्यूनतम सीमा को बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। 3, पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन। पहले की तरह ही इस नई व्यवस्था में भी पारिवारिक पेंशन का प्रावधान बरकरार है। यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी, जीवन साथी या आश्रितों को मिलने वाली पेंशन की राशि में कोई कटौती नहीं होगी और वे मूल पेंशन का 50% हासिल करते रहेंगे। 4, स्वैच्छिक योगदान, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। नई योजना के तहत कर्मचारी चाहें तो अपनी पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। इससे उनके रिटायरमेंट कॉर्पस में इजाफा होगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ज्यादा बड़ी रकम मिलेगा सकेगी। 5, महंगाई राहत, इन्फ्लेशन रिलीफ। समय समय पर महंगाई के मद्देनजर पेंशन राशि में उचित बढ़ोतरी का प्रावधान भी इन नियमों में शामिल किया गया है ताकि पेंशनर्स की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बनी रहे। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? बार बार नौकरी बदलने वाले कर्मचारी, जिन लोगों ने अपने करियर में कई कंपनियां बदली, उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। अब उनकी पेंशन इस वजह से प्रभावित नहीं होगी। लंबी सेवा अवधि वाले कर्मचारी, जिन लोगों ने 30-35 साल या उससे ज्यादा समय तक योगदान दिया है, वे इस फॉर्मूले से सीधे लाभान्वित होंगे और उनकी पेंशन 7,500 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वरिष्ठ नागरिक, 58 साल की उम्र के बाद रिटायर होने वाले सदस्य भी नए नियमों के तहत अपनी पेंशन का पुनर्मूल्यांकन कराने और बढ़ी हुई राशि का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एफओ की ओर से यह बदलाव साफ संकेत देता है कि सरकार पेंशनर्स की सुरक्षा और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। ये बदलाव उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। दूसरी बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन से जुड़े 3 धमाकेदार अपडेट। अब बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और बेहद अहम विषय की। 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से इंतजार था और अब इस मामले में एक के बाद एक कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। यह खबर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लाखों पेंशनर्स के लिए भी बेहद अहम है जो हर महीने पेंशन पाने का इंतजार करते हैं। आइए इन 3 बड़े अपडेट्स को विस्तार से समझते हैं। अपडेट नंबर 1, आयोग में अहम नियुक्ति, काम में आएगी तेजी। सबसे पहली और अहम खबर यह है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी कृष्ण वीतार को आयोग में निदेशक डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति डेप्यूटेशन पर की गई है और वे 17 सितंबर 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति मंजूरी समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक नियुक्ति से क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि आयोग का ढांचा अब पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और इसे काम करने के लिए जरूरी अधिकारी मिल गए हैं। जब तक आयोग में निदेशक जैसे प्रमुख पद नहीं भरे जाते, तब तक प्रक्रियाएं धीमी गति से चलती हैं। लेकिन अब जैसे ही ये नियुक्ति हुई है, वैसे ही वेतन और पेंशन से जुड़ी सिफारिशों पर काम में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। ये एक संकेत है कि सरकार इस आयोग को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द इसे अमली जामा पहनाना चाहती है। अपडेट नंबर 2, आम लोगों और कर्मचारियों से मांगे गए सुझाव मार्च तक का समय। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि वेतन आयोग ने आम जनता, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से उनके सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक समर्पित वेबसाइट और पोर्टल तैयार किया गया है। सरकार ने माय गवर्नमेंट माई गव पोर्टल पर एक विशेष पेज बनाया है, जहां जाकर कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। आयोग ने साफ किया है कि सुझाव केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे। आपको माईगॉव की वेबसाइट पर जाकर एक प्रश्नावली क्वेश्चनर भरनी होगी। इस प्रश्नावली में करीब 18 सवाल पूछे गए हैं, जो मुख्य रूप से इन विषयों पर केंद्रित हैं। वेतन संरचना, सैलरी स्ट्रक्चर, मौजूदा वेतनमान में क्या बदलाव होने चाहिए, पेंशन को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए और उसमें किस तरह का संशोधन हो, फिटमेंट फैक्टर ये सबसे अहम मुद्दा है। फिटमेंट फैक्टर तय करता है कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी 2.86 गुना या उससे ज्यादा के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। भत्ते, अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, डीए, यात्रा भत्ता, टीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए आदि में क्या संशोधन हो। इंक्रीमेंट, सालाना वृद्धि की दर क्या होनी चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुझाव देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी संकोच के अपनी बात रख सकें। सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है। इसके बाद आयोग इन सुझावों का अध्ययन करेगा और उनके आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो आपको इस मौके का फायदा उठाकर अपनी राय जरूर देनी चाहिए। अपडेट नंबर 3, संसद में मिली जानकारी कब तक लागू हो सकती है सिफारिशें। तीसरा बड़ा अपडेट संसद से आया है। हाल ही में संसद के सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक सवाल के जवाब में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग के गठन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित नोटिफाइड किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। अगर इस समय सीमा के हिसाब से देखा जाए तो आयोग की सिफारिशें साल 2027 के अंत तक लागू हो सकती हैं। हालांकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026 से लेकर 2027 के बीच का पूरा अरियर्स एक साथ मिल सकता है। ये कर्मचारियों के लिए दिवाली का चीता लड्डू साबित हो सकता है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्यों है खास? 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि ये करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करता है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी बढ़ेगी, जिससे महंगाई भत्ता डा और अन्य सभी भत्ते भी बढ़ेंगे।
पेंशनर्स के लिए ये और भी खास है क्योंकि उनकी पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। यही वजह है कि सभी की निगाहें इस आयोग पर टिकी हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने दो बड़े और अहम मुद्दों पर बात की। पहला, एप्को द्वारा पेंशन नियमों में किए गए बदलाव, जिससे लाखों पेंशनर्स को 7,500 प्रति माह तक की पेंशन मिलने की उम्मीद जगी है। दूसरा, 8वें वेतन आयोग से जुड़े 3 बड़े अपडेट जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम हैं। ये दोनों ही खबरें बताती हैं कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को लेकर गंभीर है और समय समय पर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें जो पेंशन से जुड़े हैं